आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं 18 स्वदेश पर, और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल की तरफ से। और जैसा कि हमेशा से हम आपको बताते आए हैं कि आज़ादी की राह पर जब आप निकले तो सबसे पहले अपनी आर्थिक आज़ादी के बारे में ज़रूर सोचें, और कैसे इस राह में आपको आगे बढ़ना है। आपका हाथ पकड़कर, आपको थाम कर 18 स्वदेश हमेशा इसका नुस्खा आपको देता रहता है, आपके साथ बाकायदा इस सफ़र में चलता है, शामिल होता है। तो आज भी बेहद ख़ास शो लेकर आए हैं जहां पर 77 साल आज़ादी के आज हम मना रहे हैं बेहद ख़ास शख्स के साथ। मैं बात कर रही हूं देश की सबसे बड़ी एएमसी एसबीआई म्यूचुअल फंड के डीपी सिंह के बारे में। सर, स्वागत है आपका, और आज़ादी मुबारक आपको। आज़ादी हम सबको बहुत बहुत मुबारक। हम सबको इसका जश्न मनाना ही चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये एक ऐसा जश्न है सर जो कि साल में एक बार नहीं मनना चाहिए, रोज़ मनाना चाहिए। बिल्कुल, है ना? तो रोज़ अगर मैं इस जश्न को और इसको महसूस करना चाहूँ तो आपके मुताबिक क्या है आज़ादी? मेरे हिसाब से आज़ादी जब हम अपने 76 साल पूरे कर चुके हैं, 77वें साल में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमें नमन करना चाहिए हमारे उन व्यक्तियों को, उन महान शख्सियतों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। बिल्कुल सही। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों या भगत सिंह हों या जवाहरलाल नेहरू हों, जो कि एक नए हिंदुस्तान के जो कर्ता कहे जाते हैं, या क्योंकि आज जहां हम खड़े हैं, हाँ। इन सब लोगों की बहुत मेहनत के बाद, इनकी बहुत कुर्बानी के बाद हमें ये आज ये दिन में देखने को मिल रहा है कि हम आज आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कि गुलामी तो हमारी थी, बट आर्थिक गुलामी उससे भी बड़ी गुलामी थी। हाँ। परंतु आर्थिक गुलामी, आर्थिक आज़ादी एक दिन में नहीं आती। हाँ। एक राजनीतिक आज़ादी तो मिल सकती है, पर आर्थिक आज़ादी में आने के लिए एक समय लगता है। तो उस समय को हमने 75 साल में, मैं ये समझता हूँ कि हमने वो सफ़र को पूरा कर लिया है। हाँ। अभी जैसे वो हॉकी स्टिक के जैसे होते हैं कि अभी हम ऊपर की तरफ ही देखने वाले हैं, और इस आज़ादी का जश्न और इस आज़ादी का फ़ायदा आज की जो आज की हमारी जनरेशन है, जो हमारे यंग हैं, उनको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो पिछले 75 साल में कुर्बानियाँ की गई हैं। और इसमें आप किसी का भी नाम ले लो, हर एक सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहा है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में आज़ादी, आर्थिक आज़ादी की तरफ कदम बढ़ते ही रहे हैं, स्पेशली 1990 के बाद। हाँ। जब ये हमने ये वाला शुरू हुआ था, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस वक्त से जो सफ़र शुरू हुआ, विच इज़ हर एक सरकार ने उसको आगे ही लेके गई है, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की है। तो उसको हमें इन सब व्यक्तियों को नमन करना चाहिए, और जो फ़ायदा अभी हमें मिलने वाला है उसको देख के, उसको समझ के, उसको एक डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि आज़ादी को कायम रखने के लिए भी एक डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी तरह आर्थिक आज़ादी को कायम रखने के लिए भी डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने सालों में हम भारत की बदलती तस्वीर की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके जहन में जहां पर आपने एक नई क्रांति को अनुभव किया होगा। आपने ये अनुभव किया होगा कि अब भारत एक नई करवट की ओर जो है वो बढ़ रहा है। अब की बार की जो करवट है, जो आहटें आपको महसूस होती हैं, जो दस्तक आपको आती हुई दिखाई दे रही है, वो किस बदलाव की ओर है? देखिए, सबसे बड़े बदलाव जो हमने कुछ में अगर आर्थिक के साथ लिंक करके देखूं, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि एक विश्वास, एक आत्मविश्वास जो एक आम हिंदुस्तानी में है, वो जो आज की डेट में है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरे देश में बाहर के लोग आके पैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर जो उसको एक कॉन्फिडेंस एक होना चाहिए, वो नज़र आता है उसकी चाल में, उसकी ढाल में, और उसके काम करने के तरीके में। क्योंकि उसको लगता है कि मैं एक बड़े देश का, एक देश जो तरक्की की तरफ जा रहा है, उसका एक नागरिक हूँ, और उसमें जो मेरे को एक मान महसूस होना चाहिए, वो आज की डेट में, आज के नौजवान में महसूस हो रहा है। वो देख के बहुत खुशी होती है। हाँ। कि ये एक हर एक व्यक्ति की आंखों में एक कॉन्फिडेंस है। हाँ। उसके चाल ढाल में, उसके चाल चलन में एक कॉन्फिडेंस है, वो देख के बहुत खुशी होती है। हाँ, हाँ। तो अब जब हम आने वाले भारत की बात कर रहे हैं, और निरंतर, और ख़ासतौर से अगर मैं यहाँ पर कोविड का भी जिक्र करना चाहूँ,
उसके बाद के भारत में बहुत बदलाव आए हैं और ख़ुद आपने कहा कि एक आत्मविश्वास हम सब महसूस कर रहे हैं। भारत की आप विकास की कहानी की बात कहें या अपने खुद की निजी ज़िंदगी में बदलावों की बात करें, अपने इर्द गिर्द बदलावों की बात करें, सब चीज़ें बदल रही हैं। और कहीं ना कहीं पहले ऐसा होता था कि बदलाव मतलब आप कहीं ना कहीं विदेशी बाज़ारों को या विदेशी देशों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं ये भारत की कहानी लिख रहा है। अब ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर भारत आपके मुताबिक, क्योंकि आप इतने विदेशी संस्थागत निवेशकों से बात करते हैं, आप इतना बाहर जाते हैं, किस तरह की सेंस आपको मिलती है? देखो, मैं एक उदाहरण दूंगा। हम आप जैसे आपको मालूम है एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक सहयोगी है अमुंडी जी, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे हम इंडिया में सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट मैनेजर हैं। उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल में जी। जब हम उसमें जाते थे आज से 3 साल पहले तक, पूरी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में इंडिया का नाम भी 1-2 बार आ जाए तो बड़ा हमें लगता था कि यार अच्छी बात हो गई। इस साल जब हम गए उस कॉन्फ्रेंस में, फ्रॉम डे 1 सुबह से लेकर शाम तक मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का नाम 1000 बार लिया गया होगा और हर व्यक्ति हिंदुस्तान में निवेश करने की बात कर रहा है। अब सब लोगों को ये तो फाइनल कर ही लिया है कि हमने हिंदुस्तान में निवेश करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। बिल्कुल तो ये जो एक बदलाव हमने खुद देखा, मैंने खुद देखा है पिछले 10 साल में, तो वो एक बहुत बड़ा आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, बहुत बड़ा एक सुकून देता है। यह कुछ हो रहा है, कुछ हो गया है, कुछ हो रहा है, हम सही राह पे हैं, सही ट्रैक पे हैं। अभी आने वाली जनरेशन्स को, जो अभी भी व्यक्ति हैं, उनमें जो एक आत्मविश्वास जो है गड़ के बढ़ा हुआ है। तो दैट एक सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है। अच्छा, मुझे एसबीआई म्यूचुअल फंड का अनुभव आप बताइए। अब इतने सालों में और जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं, भारत की तस्वीर किस तरह से बदल रही है आपके मुताबिक? देखिए, अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड के उदाहरण लेके, एसबीआई म्यूचुअल फंड का उदाहरण लेके बात करूं, तो साल ब साल, आज से 6 साल पहले पूरे इंडस्ट्री जितनी थी वो 8 लाख करोड़ की थी जी। आज 8 लाख करोड़ से ऊपर का जो निवेश है वो हम सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं। 18% का मार्केट शेयर के साथ 8 लाख करोड़, $100 बिलियन, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई छोटा सही बात है नहीं कहा जाता। परंतु हमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत बड़ा देश हैं, 142 करोड़ की हमारी जनता है, और उसमें हम अगर ये कहें ना कि बहुत से देशों का समूह है एक हिंदुस्तान, तो वो अदकतनी नहीं होगी। अगर आज की डेट में अगर हम हिंदुस्तान में ही अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर की बात करें तो उनका जो नंबर है, अगर 2% भी लगाएं तो वो 3 करोड़ हो जाता है, और 3 करोड़ के यूरोप के बहुत से देश हैं जिनकी पूरी आबादी 3 करोड़ से कम है जी। तो इसलिए हमारे यहाँ तो अभी जो हम देख रहे हैं वो मैं बोलूँगा कि वो तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये 8 लाख करोड़ क्या, मैं खुद ही ये समझता हूँ कि मेरे लाइफ टाइम में मैं इस 8 लाख करोड़ को 50 लाख करोड़ भी देखूँगा। तो उस तरह का ये जो है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो SIP की एक सक्सेस स्टोरी है हिंदुस्तान की, जो 15,000 करोड़ या $2 बिलियन पर मंथ, ये पूरे विश्व में एक सक्सेस स्टोरी है। आज से पहले हम विश्व की सक्सेस स्टोरी में US की 401 जो एक प्लान है उसकी बात करते थे, परंतु आज की डेट में पूरे विश्व में हिंदुस्तान की SIP स्टोरी की बात होती है, और बहुत से लोग इस पे मेहनत भी कर रहे हैं, परंतु कोई भी अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया। परंतु हमारे यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपया मंथली इक्विटीज़ में छोटे छोटे निवेशकों से आता है, जिसका एवरेज टिकट साइज़ 3,000 रुपया है, जिसको मैं अगर डॉलर टर्म में बोलूँ तो $40 पर मंथ से भी कम है। $40 पर कम से इकट्ठा करके हम हर महीने $2 बिलियन इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर मुझे एक निवेशक के बदलाव की बात करनी हो तो वो कितना बदला है, वो कितना जागरूक हुआ है, और किस तरह से अलग अलग एज ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट हमने बढ़ती हुई देखी है? देखिए, निवेशकों में 2 तरह का है। एक तो सबसे बड़ा बदलाव उसमें ये आया है कि आज की डेट का जो निवेशक है, जो जेन जेड या मिलेनियल्स जिसकी हम बात करते हैं, आज की डेट में वो निवेश के अलावा उसको जमा की कोई भाषा आती नहीं। मैंने किसी भी नौजवान को ये कहते नहीं सुना कि मैंने ये इतने की FD करवाई है, इतना मेरा सेविंग में पड़ा है।
वो जो बैंक में पैसा पड़ा है वो एक ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा मेरे को नौजवान जिसका डीमैट अकाउंट ना हो, सही बात है, या जिसकी एसआईपी ना हो। हर एक व्यक्ति डीमैट तो खोलता ही है, वो चाहे गलत सही तरीके से। कई बार क्या होता है, कई लेसन लेने के लिए आपको गलती करना ज़रूरी होता है। गलतियाँ भी करेंगे ठीक है, पर वो गलती कर सकते हैं। वो ऐसी एज पे हैं जहाँ पे उनको गलती करने देना भी एक उनको लेसन देने के बराबर है। तो करते हैं गलतियाँ, पर अंतु अल्टीमेटली वो डिसिप्लिन होके, मैंने देखा एक साइकिल है, शुरू करते हैं, कुछ पैसा बनता है, कुछ डूबता है, उसके बाद वो डिसिप्लिन वे में म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। लेकिन मनी मेकिंग समझ है देखिए उनमें। हाँ, मनी मेकिंग का तो देखिए आज से 10 से 15 साल पहले अगर मैं बात करूँ, किसी भी नौजवान से, किसी भी मिलेनियल से आप बात करते थे, वो कहते हैं नहीं मेरे को फाइनेंस का नहीं पता, मेरे पापा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की डेट में वो उल्टा हो गया है। अब किसी भी बुजुर्ग से बात करोगे या मेरे पैसे हैं, वो तो मेरा बेटा ही देखता है कि वहाँ कहाँ लगाने हैं। सही बात है। अगर मैं किसी फिनटेक कंपनी की बात करूँ, कोई भी नौजवान जब किसी फिनटेक से अपना निवेश शुरू करता है या किसी म्यूचुअल फंड से निवेश शुरू करता है, तो इवेंचुअली अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने किथ एंड किन को, सबको कहता है कि आप ऐसा करो। वो सिखा रहा है। हमारे यहाँ बहुत बड़े टीचर्स हैं जो आज के जो यंगस्टर्स हैं, वो खुद ही नहीं करते और उनको करवाते भी हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मेरे को इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को पूरा विश्वास है कि इंडिया की कैपिटल मार्केट तो बढ़ती ही रहेगी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ती ही रहेगी, लोगों का पैसा बनता रहेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है इसकी। तो वी आर इन फॉर गुड टाइम्स। बिल्कुल। सरस्वती बैठे हैं आपकी ज़ुबान पर इस वक्त, जैसे आपने ये बात कही, महिलाओं के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि अलग अलग डेटा आते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। अच्छा, ग्रामीण घरेलू महिलाओं की जो बचत राशि है उसमें हम देख रहे हैं एकाएक इजाफा हो गया है। निवेश तक कहानी शायद पहुंचने में थोड़ी सी देर लगे, लेकिन बचत शुरू हो गई है। पिछले दिनों डेटा आया जहां पर ये पता चला कि जो 40 से ऊपर की महिलाएं हैं वो निवेश करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। उनका जो नंबर है, आंकड़ा है निवेश का, वो बढ़ गया है। तो महिलाओं में भी जिनको तो हम कहते ही हैं गृह लक्ष्मी, ठीक है, जिनको तो हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट ही आपका पैसे संभालने का है, देर आए दुरुस्त है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक अनदर रेवोल्यूशन जो चल रही है, इसके कुछ आंकड़े आने में टाइम लगेगा। परंतु आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो आज की डेट में जो अगर घरों में औरतों को देखते हैं तो वो समझना चाहती हैं कि निवेश क्या होती है, बचत क्या होता है। और इसमें मैं सरकार और सरकार की एजेंसियों का भी बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ। जिस तरह से इंडियन ब्यूरोक्रेसी, आप जैसे एएमसी का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, हम तो देखिए, हमारा तो कर्म है, हम तो करेंगे ही करेंगे। जो व्यक्ति उसको बिना किए रह सकते हैं फिर भी कर रहे हैं, तो आई थिंक उनका जो योगदान ज़्यादा बड़ा होता है। हमारा तो काम है, हमारा तो काम ही यही है, तो हमें करेंगे ही करेंगे। हमें तो, अगर आज मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो मेरे को पगार ही इस बात की मिलती है कि मेरे को ये करना है। परंतु जिन व्यक्तियों को एक जिसको कहते हैं कि अपने विश्वास से, अपनी कन्विक्शन के साथ, जो कि वो बिना किए रह सकते हैं फिर भी करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हाल ही में पिछले शनिवार को मैं श्रीनगर में था। अच्छा। श्रीनगर की सरकार ने, JNK की सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट यूथ के ज़रिए 150 नौजवानों का NISM का एग्ज़ाम करवाया, ताकि वो लोगों को ये निवेश की भाषा समझा सकें। और उन 150 में से सबसे बड़ी बात है, आम तौर पे उसका पास परसेंटेज 40 से 50% होता है, इवन इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र। वहाँ पे 140 में से 98 लोगों ने पास किया। अच्छा। और 98 में से 50 लड़कियाँ थी। बताइए। और ये सारा सरकार का था। सरकार को इसमें कुछ लेना देना नहीं है, पर सरकार की एक भावना, सरकार की एक ये है कि किस तरह से कश्मीर में निवेश को लाया जा सके, किस तरह कश्मीर को छोटे छोटे स्टेप्स के साथ पूरे देश के साथ जोड़ा जा सके। तो ये जो बहुत प्रशंसनीय काम सरकार कर रही है, या सरकारें कर रही हैं, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान बहुत से देशों का समूह है। हाँ। जो एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह पहनते हैं, और सबको इकट्ठा करके एक यूनिफॉर्म भाषा में जो बात करवानी है, वो एक बहुत बड़ा काम है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ जैसे काम किया गया JNK सरकार।
बिल्कुल काबिल तारीफ है। और देखिए ज़रूरत थी तो एक कदम की मेरे ख्याल से, बस एक कदम और आपने कितनी सारी कड़ियाँ जोड़ ली। अभी अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो आपकी भी एएमसी का यही मानना है, आपकी भी एएमसी की यही सोच है कि हर भारतीय के लिए आपको फंड मैनेजर बनना है? देखिए, हमारा जो पेरेंट है, जैसे वी आर बैंकर टू एवरी बिल्कुल इंडियन, बिल्कुल, और हमारा नारा यह है वी वांट टू बी वेल्थ मैनेजर टू एवरी इंडियन। बिल्कुल। अगर हर एक व्यक्ति को एक वेल्थ मैनेजर उसके वेल्थ को संभालने के लिए चाहिए, तो हमें उसके लिए उसको सोल्यूशन देना है। इसीलिए हमारा यही रहता है कि अभी हमने म्यूचुअल फंड के ज़रिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बेच ली। हाँ। हम हमेशा हम या हमारे जो पार्टनर हैं, जो हमारे भागीदार हैं, वो हमेशा जाके ये बात करते हैं व्यक्ति को, आप निवेश कीजिए, आपको जब चाहिए वो पैसा ले लेना। हाँ। मैं अभी उनको सबको ये बात करता हूँ, कृपया करके ये बात बोलनी छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक निवेश का एक समय नियत होता है। लिक्विडिटी का आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आप निकाल सको। तो उस वक्त ऐसा नहीं होता कि 2% नीचे है या 2% ऊपर है, अगर आपको बहुत ज़रूरत है। परंतु उसको एक यूएसपी मत बनाओ, क्योंकि हर एक निवेश को एक समय देना चाहिए। हमें लॉन्जिविटी बेचनी चाहिए, कितने देर के लिए लगाया वो बेचना चाहिए, ना कि ये कि आप जब कभी भी निकाल लो। तो उससे क्या होता है कि मिस सेलिंग बिना कहे, बिना इंटेंशन के वो मिस सेलिंग हो जाती है। तो वी हैव टू स्टॉप दिस मिस सेलिंग। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आप उस कदम की ओर बढ़ भी चुके हैं, अग्रसर भी हैं। आखिरी सवाल, फिर चर्चा को हम समेटेंगे। ऐसे कौन से स्तंभ आपको लगता है भारत की तरक्की की कहानी के लिए अब जिम्मेदार होंगे? देखिए, सबसे बड़ा स्तंभ तो जो है, जो कि सरकार भी आगे चल रही है, जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिस तरह से हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को देखा जाता है, जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं, और मेक इन इंडिया इज़ ए प्रीमियम प्रोडक्ट एवरीवेयर। इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी ए चीप प्रोडक्ट, जैसे किसी एक देश का माना जाता है कि कोई चीप चीज़ है तो वहाँ से आएगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगी, एक बहुत बड़ा स्तंभ होगा। दूसरा, नौजवान जो आज की डेट में ये जो निवेश की भाषा बोलने लगे हैं, और जो नए नए बिजनेस अपने आप को कॉरपोरेटाइज कर रहे हैं, हाँ। IPOs आ रहे हैं, तो एक लिस्टेड स्पेस में एक बहुत बड़ा एक बूम आने वाला है, जिसमें क्योंकि बाहर के निवेशक को भी यहाँ लगाने के लिए और ज़्यादा कंपनी चाहिए। जब वो डिमांड सप्लाई मैच करेगी तो उसका ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो मेरे को ये लगता है कि दूसरा, ये जो है, जो नए IPOs आएंगे या नए आएंगे, उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जहाँ तक आर्थिक का सवाल है। और तीसरा, ये जो हमारा SIP का जो सक्सेस स्टोरी है, ये कंटिन्यू रहेगी, और मेरे को ये पक्का विश्वास है कि बहुत जल्दी हम $2 बिलियन से $3 बिलियन पहुंच जाएंगे, और ये तो जो आंकड़े हैं बढ़ते ही रहेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से समय हमारा समाप्त हो गया है। चर्चा तो हमारी कभी ख़त्म होगी नहीं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शिरकत की। शुक्रिया।